चलिए सभी को नमस्ते। अभी हम वापस से आ गए हैं टीजीटी हिंदी के साक्षात्कार के लिए, जिसमें 3-4 प्रतियोगी हमारे साथ में। इनका कल ही साक्षात्कार है। जो भी टीजीटी हिंदी के अभ्यर्थी है, जो भी साथी है, वो इस साक्षात्कार से भी अपना लाभ उठा सकते हैं। और जो नहीं है, अन्य विषय के टीजीटी पीआरटी के हैं, वे भी कॉमन प्रश्नों से लाभ उठा सकते हैं। चलिए प्रियंका परिहार मैडम, आपका कब कल कहाँ पर है? लखनऊ में? नो सर, देहरादून में। अच्छा, हाँ, आप देहरादून पहुंच चुके हो मतलब। जी जी सर। अच्छी बात है। दे, देहरादून में ही हूँ। देहरादून में कौन सा विद्यालय है? सर देहरादून केंद्रीय विद्यालय ONGC। ओके ओके। मिथिलेश मैडम, आपका भी देहरादून में है? कब यस है? सर, लेकिन कल नहीं है सर। 25 में को है। अच्छा, 25 मई। ठीक है ठीक है। अभी एक और, तो अभी मैं इनसे बात करता हूँ, फिर आपसे आपके पास भी आता हूँ, है ना। आप अपना माइक, और थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ लग रहा है, उसे ठीक कर लीजिए। माइक म्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट कर लीजिए। प्रियंका परियार मैडम, चलिए अपना परिचय दीजिए। यस सर। हाँ। सर्वप्रथम सर, आपको बहुत बहुत आभार हम लोगों को ये मंच प्रदान करने के लिए। सर, आपका स्वास्थ्य कैसा है? अभी ठीक है। पहले से बेहतर जी है, सर। बताइए। जी सर। मेरा नाम प्रियंका देवी है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में हुआ है। वर्तमान में मैं उत्तर पूर्व के मानचेस्टर तथा गंगा नदी के किनारे बसे नगर कानपुर में निवास कर रही हूँ। सर, मैंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा अपने गांव के नज़दीकी विद्यालय से यूपी बोर्ड के माध्यम से प्राप्त की है तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड की शिक्षा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से उत्तीर्ण की है। इसके अतिरिक्त मैंने केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम या द्वितीय दोनों स्तर की उत्तीर्ण की है और उत्तर प्रदेश में होने वाली माध्यमिक स्तर की टीटी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। सर, मैं ठीक ना है। हाँ, मैं ये यू बोल रहा हूँ कि आप जो बताएं ना, इसमें बहुत ज़्यादा ये सारे विश्वविद्यालयों का इनका नाम ना बताएं। आप संक्षेप में परिचय दें कि सर मैंने 10th 12th स्कूली शिक्षा यहाँ से की है, और मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इस विद्यालय से किया है। मैं बीएड हूँ, मैंने सीटीईटी भी किया है, मेरा नाम ये है। हाँ, आप जहाँ की रहने वाली हो, वहाँ की थोड़ी बात विशेषता ज़रूर बताएं। ठीक है जी ना। सर। जी सर। उसके बाद आपकी क्या स्ट्रेंथ है वो बताएं आपके बारे में, और उसमें आप स्ट्रेंथ के बारे में क्या बता रही है, बोलिए, जिससे सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट सामने आए। जी क्योंकि सर। ये प्रश्न है मैं ना, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी। जो स्टार्ट, अगर आपका नंबर शुरू में आएगा तो जरूर पूछा जाएगा। जी सर। लास्ट वालों से नहीं पूछते हैं कई बार। हाँ, बोलो। जी सर। सर, मैं एक धैर्यशाली, परिश्रमी तथा अपने कार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहती हूँ और हर परिस्थिति में समायोजन मेरा एक विशेष गुण है। और मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं बच्चों को न केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करूं बल्कि उनका आध्यात्मिक, सामाजिक व नैतिक ज्ञान प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास कर उनका देश को नागरिक बनाने में अपना योगदान हाँ दे हाँ, सकूं। इसमें अपने को थोड़ा सा सुधार करना है कि ये देश का नागरिक बनाना, लंबा चौड़ा मतलब बहुत हाई फाई नहीं बताना है। जी जी सिंपल सर। बताइए कि मैं हिंदी भाषा में नवाचार का प्रयोग करने में सक्षम हूँ, है ना। हिंदी भाषा का अध्ययन अध्यापन करने में स्वयं भी आनंद का अनुभव करती हूँ, और मेरे विद्यार्थी भी आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है ना। जी सर। तो और हिंदी भाषा को मैं अनेक प्रकार से हिंदी भाषा शिक्षण को रुचिकर बनाने में सक्षम हूँ, है ना। अपन ये कि धैर्य, सहनशीलता और ये मेरा विशेष गुण है, वो बोलो, लेकिन विशेष गुण शब्द का प्रयोग मत करो, इससे आत्म प्रशंसा झलकती है। वो फिर उसको पकड़ के और कुछ पूछा करेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। जी ठीक सर। है ना। इसलिए आप इस तरह की, भाई आप एक भाषा शिक्षक के रूप में आप किस तरह से मजबूत है ये बताइए। इंसान के रूप में आप क्या है वो बात की बात है, लेकिन एक आप अच्छे भाषा शिक्षक है, इसकी जो विशेषता है वो आप उसमें ज़रूर जोड़िए। ठीक है ना। जी ओके। चलिए, और अगला प्रश्न मेरा, मिथिलेश मैडम आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद सर। मुझे ये अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका देने के लिए। सर, मेरा नाम मिथिलेश चौधरी है। मैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री प्रीतम सिंह चौधरी है।
और मैं कृषक परिवार से संबंधित हूँ। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की शिक्षा कुमारी मायावती राजकीय इंटर कॉलेज बादलपुर उत्तर प्रदेश बोर्ड से पूरी की। मैंने अपनी बीए और बीएड की शिक्षा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से पूरी की। सर, मेरी जो रुचियां हैं वो रामचरितमानस का पाठ करना, मिठाई बनाना, लूडो और सांप सीढ़ी खेलना है। सर, मैं बच्चों के साथ बहुत मुझे उनके साथ बातें करना, उनके पढ़ाई में उनकी मदद करने का बहुत शौक है। अध्ययन अध्यापन में मेरी रुचि है। और सर, मैं विषम परिस्थितियों में सकारात्मक सोच रखती हूँ, धैर्यवान हूँ। और सर, जो शिक्षण के क्षेत्र में अभी जो नई शिक्षण विधियां, तकनीकियां और नवाचार आ रही हैं, उनकी तरफ मेरा रुझान रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। इसमें आप दोनों एक चीज़ और जोड़िए, अगर जोड़ सकते हैं तो, कि हिंदी भाषा शिक्षण में डिजिटल टेक्निक का उपयोग करने में, आईसीटी का उपयोग करने में, है ना, कंप्यूटर आधारित जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करने में, उस इस तरह की लर्निंग करवाने में मेरी विशेष रुचि है ना। जब पूछे बता दें कि मैं गूगल मीट आयोजित कर सकती हूँ, आप कर ही रहे हो हमारे साथ में, जी सर। है ना। गूगल मीट के थ्रू बच्चों को मैं पढ़ा सकती हूँ, और उनको ये भी बता सकते हैं कि गूगल मीट को रिकॉर्ड भी लैपटॉप में किया जा सकता है, मतलब मैं जी वीडियो सर। भी बना सकती हूँ, और और वीडियो। सर ये भी बोल सकते हैं कि अगर बच्चों को मैं एक एक छोटे छोटे टॉपिक में वीडियो बनाकर उनको भेज सकता, कि वो घर में प्रैक्टिस कर सके। हाँ, और उसमें ये बताओ कि जिन बच्चों को, किसी भी बच्चे को अगर किसी पार्ट में तकलीफ है या उसको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं पर्टिकुलर उस विषय वस्तु पर प्रभावशाली वीडियो बना करके बच्चों को भेज सकती हूँ, जिससे कि बच्चा एक बार नहीं, जब चाहे, जिस समय चाहे, जब देख चाहे तब करके। बार बार उसको देख के हाँ, अपना तो उससे मुझे बार बार रेमेडियल क्लासेस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी ठीक है सर। ना। तो ये चीज़ें आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न होगा जी सर। कि आप हिंदी को ही आपने शिक्षण का माध्यम क्यों चुना? और भी बहुत सारे विषय थे, उसको भी आप चुन सकते थे। इस पे आप क्या जी सर। बताएंगे, बोलिए। सर मैं बोलूं? हाँ हाँ। सर वैसे तो हर विषय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हिंदी विषय क्योंकि साहित्य इससे जुड़ा हुआ होता है, और साहित्य समाज का दर्पण होता है, और हम साहित्य विभिन्न विभिन्न विधाओं के माध्यम से उनको उनके जीवन से जोड़कर पढ़ाते हैं, जिससे वो बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। तो आप क्या बताएंगी मिथिलेश मैडम? जी सर। सर, मैं हिंदी शिक्षक इसलिए बनना चाहती हूँ, पहले तो मेरा जो परिवेश है वो हिंदी है, हिंदी माध्यम है। और सर, मेरे शिक्षा भी हिंदी माध्यम स्कूल से हुई, तो मेरी रुचि जो थी वो हिंदी की तरफ बचपन से ही थी। मुझे कविताएं पढ़ने का बहुत शौक है सर। तो उसी को मैं माध्यम बनाते हुए अपनी शिक्षा को, अपनी जो मेरी रुचि थी वो मैंने शिक्षक की तरफ, हिंदी शिक्षक की तरफ मैंने अपनी पढ़ाई भी की। और मुझे बच्चों के साथ, सॉरी सर, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, गलत दिशा में जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो मैं बता देता हूँ इसमें थोड़ा सा, कि अगर आप, ये पूछा जाता है कि भाई आप हिंदी भाषा को ही आपने शिक्षण का माध्यम क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि मेरी स्कूली शिक्षा हिंदी माध्यम से हुई। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरी हिंदी के प्रति रुचि होने के, साहित्य के प्रति रुचि होने के वजह से मैंने साहित्य में बीए में किया। और मैं मानती हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण तो होता ही है, लेकिन ये भाषा और साहित्य, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाकी सभी विषयों से जुड़े होते हैं। हिंदी के अध्ययन के साथ साथ अपने आप ही सामाजिक अध्ययन का भी अध्ययन हो जाता है। कई कहानी और विषय वस्तु विज्ञान से जुड़ी होती है, और कई हिंदी भाषा के जो है विधाएं और उनमें निहित सामग्री, इतिहास वगैरह सबसे जुड़ी रहती है। तो हिंदी भाषा तो एक प्रकार से सभी भाषाओं को अपने में समाहित किए हुए है, और ये हिंदी भाषा को सभी भाषाओं के साथ कनेक्ट करके और जीवन के साथ व्यवहारिक रूप से भी कनेक्ट करके पढ़ाया जा सकता है। इसलिए हिंदी वास्तव में एक इसका भाषा का जो योगदान है वो मनुष्य के जीवन में ही नहीं, प्रत्येक जीविकोपार्जन के माध्यम में भी बहुत महत्व रखता है। ठीक है ना, आप इसे बता सकते हैं।
एक डॉक्टर कितना ही पढ़ ले, लेकिन अगर उसे भाषा मरीज की नहीं आएगी तो वो बेहतर चिकित्सा प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है ना? सर ये भी बता सकते हैं क्या कि हम्म। साहित्य में तो साहित्यकार विभिन्न जो विषय होते हैं उनके बारे में कभी विज्ञान के टॉपिक भी आ जाते हैं, उसमें इतिहास के टॉपिक भी आ जाते हैं और उनको हम जोड़कर हाँ, यही तो इतिहास भी बताया बच्चों। मैंने जो बोला है आप एक बार फिर सुनिएगा अच्छे से इसको, और उसमें अपनी बात जोड़ करके बता सकते हैं। ठीक है ना? जी लेकिन सर। प्रभावशाली ढंग से आंसर छोटे से छोटा बनाने का प्रयास करना है। ये जी पूछा सर। जाए कि भाई आप ये केंद्रीय विद्यालय में ही क्यों शिक्षक बनना चाहते हैं, तो क्या बताएंगे? सर बताऊं मैं? बोलो बोलो। सर केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है जिसका भाग बनना मेरे लिए गर्व की बात होगी, और क्योंकि इसके माध्यम से हमें विभिन्न राज्यों में जाकर कार्य करने का मौका मिलता है और मुझे भ्रमण करना पसंद है, इसलिए मैं केंद्रीय विद्यालय को चुनना पसंद करूंगी। सर एक चीज और जो ऐड कर सकती हूँ क्या? बोलो बोलो। कि कि मेरा संबंध सेना से रहा है और मैं विभिन्न राज्यों में रही हूँ और संस्कृति समझ तो जाना है मैंने, तो मुझे केंद्रीय विद्यालय में आना सेना की तरह माहौल मिलेगा, इसलिए मैं केंद्रीय विद्यालय में आना चाहूँगी। अच्छा, आपने केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ाई की है क्या? नो सर, मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो मैं कई स्टेट्स में रही हूँ, तो मुझे केंद्रीय विद्यालय का अनुभव है, उनको बच्चों को पढ़ाने का, ट्यूशन पढ़ाती रही हूँ, तो मुझे अनुभव है इसका। चलो अच्छी बात है। आप ये भी बता सकते हैं उनको केंद्रीय विद्यालय में कि केंद्रीय विद्यालय एक प्रगतिशील संस्था है, विश्व की बहुत बड़ी संस्था है। इसमें यह अपने आप में एक लघु भारत भी है। इसमें सब प्रकार की संस्कृति देखने समझने के साथ साथ यहाँ केंद्रीय शिक्षण। विद्यालय में जो एक व्यक्ति का भाषा शिक्षक के रूप में जितना विकास के अवसर मिलते हैं विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए, उस वैसा अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं और नहीं है। क्योंकि जी सर। केंद्रीय विद्यालय अपने शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम और अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दे करके वो न केवल भाषा में बहुत ही प्रशिक्षित करता है, बल्कि केंद्रीय विद्यालय में बहुत अच्छे अच्छे भाषा के से संबंधित कार्यक्रम और क्या बोलते हैं, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रत्येक नीति नियम भी यहाँ लागू होते हैं। उससे भाषा शिक्षक की या कि एक शिक्षक के रूप में हमारी जो उन्नति है विद्यार्थियों के साथ साथ सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक जी है सर। ना? आप ये भी बोल सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में जो है लैंग्वेज लैब का कॉन्सेप्ट भी जो है अन्य संस्थाओं की बजाय ज़्यादा बेहतर है, और यहाँ जी ज़्यादा अच्छे तरीके से भाषा पर मतलब अनेक प्रकार के नवाचार करने का अवसर प्राप्त होता है। इसको आप शॉर्ट में बता सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। चलिए ठीक है, तो ये हो गया केंद्रीय विद्यालय में ही आप क्यों करना चाहते हैं। अब ये बताइए कि हिंदी भाषा के ये तो हर कोई बीए एमए आजकल कर लेता है और शिक्षक बन जाता है, आपका ही चयन हम क्यों करें हिंदी शिक्षक के लिए? आप में ऐसी क्या विशेषता है, आप क्या करेंगे ये बताइए कि किस तरह से बच्चों को आप हैंडल करेंगे, किस तरह से आप हिंदी भाषा के प्रति बच्चों की रुचि को अभिरुचि को बढ़ाएंगे, बताइए। सर क्योंकि मुझे बच्चों के साथ पढ़ने में और उनको पढ़ाने में आनंद मिलता है, सभी को और मिलता मैं है सभी को मिलता है आप में डिफरेंट क्या है? उनको हिंदी भाषा के साथ साथ विभिन्न विषयों से भी जोड़ने में सक्षम हूँ, ताकि उसके साथ साथ चाहे उन्हें इतिहास और भूगोल अन्य विषयों की जानकारी भी प्रदान कर सकती हूँ। सर मैं चलो बताने हाँ, की कोशिश करूं। बताइए बताइए। जी सर। सर मैं इस पद के लिए पूर्णतः जो भी शैक्षिक योग्यता है उसके वो सभी शैक्षिक योग्यता मेरे पास है। सर मैं इस पद के लिए इसलिए उपयुक्त हूँ क्योंकि मैं बच्चों के साथ आत्मीयता से जोड़ सकती हूँ, और मुझे अपने विषय का ज्ञान है, और सर मैं बच्चों को नई नई विधियां और अभिनय के माध्यम से पढ़ाने में मैं रुचि रखती हूँ सर। चलो अच्छी बात है। आप उसको ये बताइए कि बच्चे जो है ठीक से जो है लिखते नहीं हैं, सर मात्राओं की ये गलतियाँ। बोल सकते हैं ना कि मैं बच्चों के मनोभावों को समझने में सक्षम हूँ। अगर बच्चा कोई बात समझ नहीं पाता है तो मुझे
मैं उसको हाँ, अच्छे से वो इस समझा पे सकती। क्वेश्चन करें, कैसे समझते हो, एग्जाम्पल दो, कैसे बच्चों का मनोभाव समझोगे। तो इसके बारे में भी हमें सोच के जाना है, बताना आना चाहिए, है ना। एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ, वो ये कि बच्चे मात्राओं की बहुत गलतियाँ करते हैं हिंदी भाषा में, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या का क्या लिख देते हैं। तो इसके क्या कारण हैं वर्तनी की गलतियों के, और आप इसको कैसे सुधारेंगे, क्योंकि बच्चे तो जो गलतियाँ पहली दूसरी तीसरी से करते हैं, लास्ट तक करते चले जाते हैं। आप बताइए जी इसमें सर। कैसे इसका निराकरण करें। सर, वर्तनी की गलती तो सर उनकी बेसिक से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको तभी टोका नहीं गया, रोका नहीं गया, इसलिए वो उस बड़े स्तर तक भी वो गलतियां दोहराते चले जाते हैं। जब मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगी, सबसे पहले उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, चाहे मुझे शुरुआत से ही उनकी कक्षा लेनी पड़े, वर्णमाला अगर सिखाना पड़ा तो वर्णमाला भी सिखाऊंगी उन्हें, और शुरुआत से उनको लिखना सिखाऊंगी। जहाँ गलतियां कर रहे होंगे वहाँ उनको मैं रोज रोज प्रैक्टिस कराकर उनका धीरे धीरे सुधार करूंगी। चलिए ठीक है। मैडम आप क्या बताएंगे, मिथिलेश जी। वहाँ से भी हाँ, अगर स्पष्ट हो जाती है लगभग, अगर उन्हें वहीं संभाल दिया जाता तो बच्चे बड़े स्तर तक पहुंचते नहीं ये गलती करते हुए। हमें पहले वर्णमाला, जैसा कि मैम ने बताया, वर्णमाला के आधार पर उन्हें मात्राओं का उच्चारण सिखाऊंगी। और सर अगर उन्हें बताया जाएगा कि छोटी के लिए कैसे बोलेंगे हम, और बड़ी के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, छोटी के लिए हम जल्दी से बोलते हैं, ऐसे मैं उन्हें उच्चारण के माध्यम से, टीएलएम के माध्यम से, और सर आईसीटी के माध्यम से उन्होंने सर। चलिए ठीक है। प्रियंका जी आप बताओ कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं, यानी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं। सर, वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं। स्वर कितने हैं। स्वरों की संख्या 11 है। लघु और दीर्घ कितने हैं स्वर में। सर, लघु 4 हैं, बाकी सब दीर्घ हैं। कौन कौन से 4 हैं। आ, छोटा आ, छोटी ई। छोटा बड़ा नहीं बोलना है, खाली उच्चारण करके बोल दो। आ, ई, उ और री। हाँ, वहाँ छोटा बड़ा मत बोलना, ठीक है ना। सर, ये भी हमारा बेसिक थोड़ी जो गलतियां हैं वही हमें शुरुआत में यही पढ़ाएगा ना, छोटा आ, छोटा तो वही हो। नहीं, वहाँ छोटा बड़ा बोलोगे तो छोटे ही कर देंगे वो वहाँ पे। ठीक है ना। जी तो सर। अंबिका मैडम चाय हाँ। पानी करके आ गई है वापस भोजन करके। चलो ठीक है। आप बताइए मिथिलेश मैडम। जी सर। अच्छा यही बताना है सर। नहीं, आप ये बताइए व्यंजन के कितने भेद है। अंबिका मैडम अपना ये म्यूट करो अपना। सर 5 वर्गों में विभाजित किया है। कचट तक वर्ग जो है, क, च, ट और उस व्यंजन में विभाजित किया है व्यंजन को। अच्छा ये चलो ठीक है। ये कचट अतप वर्ग है, ये कौन से व्यंजन माने जाते हैं। स्पर्श व्यंजन सर। सर ये स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। अच्छा, ऊष्म व्यंजन किसको बोलते हैं, कितने होते हैं। श, श, श। ये 4 आते हैं इसमें, श, 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 ह। चलो ठीक है। प्रियंका जी आप बताओ अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। सर, अल्प प्राण और महाप्राण में जो वर्ग होते हैं, पहला और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, और पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। अच्छा ठीक है। ये बताओ कि ये जो अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। एक सेकंड। आप बताइए वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। अंबिका मैडम अपना माइक म्यूट कीजिए, ये आप डिस्टर्ब कर रहा है। यस, बताइए प्रियंका जी। जी सर। सर, वर्ण वो इकाई होती है भाषा की जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं। और अक्षर सर, जो अक्षर लिख दिया जाता है, जो लिपि, उसे अक्षर कहते हैं। वो वर्ण किसे बोलते हैं, क्या बताए, वापस बताओ।
वर्ण भाषा की वो इकाई होती है जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, वर्ण और अक्षर। सर मुझे लगता है दोनों एक ही हैं। तो फिर आप तो अलग अलग बता रही हो। सर आपने पूछा अलग अलग है, इसलिए मैंने कोशिश करी अलग अलग बताने। चलो मिथिलेश जी आप बताओ। तो भाषा की जो छही होती है आपकी है ना, आपका नेट ठीक ठाक वही नहीं अक्षर है। भी कहलाए। ये अंबिका हेलो, मैडम, आप नहीं सर, अंबिका पूरा मैडम बताएगी, एक मिनट रुको। हम अपना ये खोलिए कैमरा। हेलो बाकी सर, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल। चलिए अब सर वर्ण और अक्षर में कुछ थोड़ी थोड़ी सी असमानता होती है सर। बताओ। वर्ण जो होता है सर, वर्ण जो होता है वो स्वर के साथ मिला हुआ नहीं होता, जबकि अक्षर जो होता है वो स्वर भी उसमें मिले होते हैं, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे सर छ जो होता है क्षत्रिय वाला, उसमें आधा क और श मिला होता है जिससे छ बनता है, तो वो भी आपका अक्षर हो जाएगा सर। आधा सह नहीं होता। आप सब बत्तीबाजी कर रहे हो, फेल हो जाओगे, ऐसे बताओगे तो वहाँ पे, है ना। सर क्या अक्षर सर? भी तो वही बोलते हैं ना कि जिसका क्षरण नहीं हो सकता, तो अक्षर वही है। वर्ण को भी वही परिभाषा दी जाती है कि जिसका खंड नहीं हो सकता है। ये किसने बताया अभी आपको? सर मैंने सर मेरा सही था। हाँ आपका क्या सही है, फिर से बोलो। सर वर्ण जो है वो स्वर स्वर के रहित होते हैं, मतलब सॉरी सर, उसमें स्वर होते हैं, लेकिन अक्षर जो होता है उसमें एक से ज्यादा स्वर होते हैं। अरे आप स्वर और व्यंजन और के चक्कर जैसे में अक्षर जो होते हैं उसमें एक से ज्यादा स्वर होते हैं अरे संयुक्त रूप भैया से। भैया, तो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो ठीक है, अब ध्यान से जी सुन लो एक एक मिनट ये बात को। ठीक है, ध्यान दीजिए। मैं बता रहा था कि भाषा जो होती है, ध्वनि है। भाषा एक्चुअल में ध्वनि या नाद जो है वही भाषा है। तो ध्वनि को जो पहचान हम जिन चिन्हों के से दे देते हैं, जो लिपि चिन्ह होते हैं, किसी भी भाषा की ध्वनि के लिपि चिन्ह जो होते हैं उनको वर्ण कहते हैं, क्योंकि वो उन चिन्हों की पहचान होते हैं। वर्ण का मतलब होता है पहचान, ठीक है ना। वर्ण मतलब पहचान, आ गया समझ में। तो भाषा की ध्वनि की जो पहचान होती है, जिसको लिपि चिन्ह के माध्यम से हम प्रकट करते हैं, उनको वर्ण कहते हैं। इसको अक्षर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो नाद होता है, जो ध्वनि होती है, वो कभी नष्ट नहीं होती, वो अविनाशी माना जाता है उसको, ठीक है ना। इसको आवाज़ जो क्या है, आवाज़ ही ब्रह्म है। एक तरह से आपकी ध्वनि जो नाद है, ये ब्रह्म का रूप है। यही है तो सब कुछ है, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है इसको यही? तो इसीलिए तो ओम जो है, ओम भी एक ध्वनि है, उसको हम परमात्मा ईश्वर मानते हैं। तो जो अक्षर है इसी को ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है, ठीक है ना। इसका कभी क्षरण नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है, ये अविनाशी है। तो जितने भी वर्ण है सभी अविनाशी है। जो ध्वनि है, जो आद है, अविनाशी, इसलिए इसको अक्षर कहा जाता है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन वर्ण इसलिए क्योंकि वो ध्वनि और नाद की पहचान है, लिपि चिन्ह, इसलिए वो वर्ण है। और उसका क्षरण नहीं होता है, इसलिए वो अक्षर है, वो अविनाशी है, ठीक है। अब इसमें छोटा स्वर बड़ा स्वर कहीं घुसाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सभी स्वर, जितने भी स्वर है, जितने भी नाद है, जितने भी व्यंजन है, वो सब वर्ण ही हैं, क्योंकि व्यंजन भी वर्ण है और स्वर भी वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ण जो है वो अक्षर है, और प्रत्येक अक्षर जो है वो वर्ण है। चलो ठीक है। सर अगर संक्षिप्त में बताना होगा तो एक लाइन में क्या आंसर देंगे? ध्वनि, आप एक बताना है तो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का जो लिपि चिन्ह वर्ण कहलाता है, और चूंकि वो अविनाशी होता है, क्षरण नहीं होता है, इसलिए वो अक्षर कहलाता है, जी सर। ठीक है ना। फिर वो उनको ज़्यादा पूछने की वो हो तो फिर एक्सप्लेन कर देना, जैसे मैंने बताया, जी सर। ठीक है ना। समझ में आ गया भाई? तो हो गया यस बहुत। यस सर। 10:10 हो गए, और
अब जो इस सर एक दो क्वेश्चन साहित्य से भी पूछ लीजिए, शायद कुछ पूछा जाए। सर एमए से अगर पूछ लिया जाए कि आपने हाँ, एमए किया है, बिल्कुल तो क्या बिल्कुल, क्वेश्चन बन सकता है? चलो बिल्कुल पूछते हैं। आप ये बताइए कि ये जो हिंदी भाषा का जो आधुनिक काल है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? अंबिका जी बताइए आप। आधुनिक काल को हाँ, कितने भागों में विभाजित किया गया है? कौन कौन से युग है? सर, जी सर, इसमें पहले तो भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, फिर प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, फिर नई कविता, फिर अकविता, ये अकहानियाँ। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर है? सर प्रगतिवाद में नई तरीके से इसको मतलब रचना में लाया गया। हिंदी जो खड़ी बोली में है, नहीं, आप ऐसे उसका बोलो प्रयोग कि ज्यादा एक दो किया लाइन गया। में पूरा स्पष्ट हो जाए, ऐसे नहीं बोलना है। चलो आप बताओ सर ये प्रियंका। ध्यान में नहीं आ रहा है सर। प्रियंका मैडम के ध्यान में आ रहा है। जी सर, प्रगतिवाद जब छायावाद से रहस्यवाद से हम छोड़कर प्रगतिवाद के ओर बढ़े और हमने राष्ट्रीय चेतना आदि को अपनाया, तो वो प्रगतिवाद की रचनाएं शुरू हुई वहां से। तो द्विवेदी युग में राष्ट्रीय चेतना नहीं थी? जैसी सर थी, लेकिन जब छायावाद में आते आते रहस्यवादिता और ज्यादा आ गई थी, तब उसको छोड़कर हमने कुछ नया अपनाया, तब उसको प्रगतिवाद पर कौन सी विचारधारा का प्रभाव है? प्रगतिवाद पर सर। मार्क्सवाद सर। जी सर, मार्क्सवाद है। सामाजिक। हाँ, तो मार्क्सवाद में राष्ट्रीय चेतना कहाँ आ गई? ठीक है ना। जी सर। अच्छा, आप ये बताओ, प्रगतिवादी कवि कौन कौन हैं? किस किस को आप प्रगतिवादी कवि मानते हैं? सर हम बताएं? हाँ सर केदारनाथ अग्रवाल, हाँ जी। नागार्जुन, सर शिवमंगल सिंह सुमन, हाँ हाँ, और अन्य भी हैं सर। अच्छी बात है। एक कवि, एक वो है, वो कहते हैं ना कि ये, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बताना कौन से कवि की कविता है ना, और ये कौन से उसमें युग की कविता है कि फटा सुथन्ना पहने जिसके गुण हर चरना गाता है ना। फटा सुथन्ना पहने जिसके गुण हर चरना गाता है, और राष्ट्रगान में कौन भला वह भारत भाग्य विधाता है। ये किसकी रचना है? भारत भारती से है क्या सर? नहीं नहीं, सॉरी। चलो इसी कवि की एक दूसरी कविता में बोलता हूँ, है ना, उसका शायद आपको ही पता होगा वो, कि बहुत दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, बहुत दिनों तक केदारनाथ अकाल अकाल के बाद अकाल। सर, नहीं, अकाल के बाद। बहुत दिनों पर दीवारों पर छिपकलियों की गश्त, चूल्हा रोया, उसी का है ना सर? बहुत चक्की दिनों रोई, तक जी सर, चूल्हा ये रोया अकाल चक्की के रही बाद है। उदास, बहुत दिनों तक आकाश। चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कहानी कुतिया कहानी सोई कुतिया है के। तक। बताइए किसकी है ये? सर केदारनाथ अग्रवाल की। नहीं सर, नागार्जुन जी नहीं की सर, है ये। नागार्जुन जी की है, हाँ जी सर, अकाल जी के सर। बाद। अकाल के बाद। नागा ये कौन सी कविता है बताइए? प्रगतिवादी है प्रगतिवादी या कविता। प्रयोगवादी? प्रगतिवादी। प्रगतिवादी है। चलो अच्छी है। बढ़िया है। एक ये जो है ना, लोग ये प्रेम के प्रतीक की कविताएं बहुत चली थी बीच में, इस पर एक व्यंग करते हुए एक कवि ने लिखा है ना कि वे होंगे, वे पता नहीं, एक ध्यान नहीं आ रहा है, प्रेमी होंगे प्रेम जिन्हें लगता सम्मोहनकारी हाला है, वे होंगे कोई और जिन्हें कुछ अच्छा इस तरह है कि फिर उन्हें कि मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है।
इस तरह से। सर हरिवंश राय बच्चन जी का है क्या नहीं ये? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, चलो ठीक है। एक वो एलेक्स राइटर का आप ये नाम नहीं बताइए, याद आ रहा। भवानी शंकर मिश्र कौन सी धारा के कवि है? प्रयोगवाद यानी कि सर जी भवानी सर, प्रसाद। प्रयोगवादी प्रयोगवाद के प्रयोग प्रयोगवाद क्या है? प्रयोगवादी कविताओं और कवियों की क्या विशेषता है? सर वो स्वयं को माध्यम मानकर कहानियां लिखते थे, जो हो रहा मतलब उन्हें अपने ऊपर प्रयोग करना उचित लगता था। और क्या है? प्रयोगवादी कविताओं की बहुत सारी विशेषताएं हैं। सुदामा पांडे धूमिल कौन से विचारधारा के कवि हैं? प्रयोगवाद में ही आएगा सर। अच्छा, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, ठीक है। एक दूसरा आदमी भी है जो रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो रोटी से सिर्फ खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये किसने लिखी? धूमिल का है सर। उन्हीं का संसद से सड़क तक। हाँ, संसद से सड़क तक। धूमिल कौन सी विचारधारा के कवि थे? सर प्रयोगवाद लग रहा है। चलो ठीक है। तो ये जो प्रयोगवादी कवि है, इनकी रचनाओं को किससे संबद्ध किया जाता है? सर तार सप्तक से। यस, है ना। ये कितने सप्तक है? 4। चार हैं सर। जी सर, 4 सप्तक। पहले सप्तक का नाम क्या पहले है? एक तार सप्तक बोलते हैं, चार फिर पहला सप्तक। पहले सप्तक का नाम केवल तार सप्तक है, सबका नाम नहीं सप्तक है। है। फिर जी, दूसरा, बाकी तीसरा, द्वितीय, चौथा तृतीय। करके, है ना। 1943 इन चारों का ईयर क्या है? पहला तार जो है तार सप्तक कब छपा था? 1943 में सर। छपा था। 43 में। दूसरा और कब सब छपा? में 8 साल का अंतर है सर। 1951 में, फिर 1959 में सर, और अंतिम 1968 है सर शायद। चलो देख अंतिम लेना। का याद नहीं आ रहा है सर। चलो ठीक है। अब ये बताइए, ये सब चीज़ें तो हो गई है। अब ये बताइए कि छायावादी कवि कौन कौन है और उनके काव्य की क्या विशेषता है? पहले तो 4 स्तंभ हैं सर। 4 स्तंभ। छायावादी। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा के अलावा कौन छायावादी है? सर ऐसे तो सर मैथिली चरण राम कुमार वर्मा है सर। हाँ। और हरिवंश राय बच्चन कौन से कवियों में आते हैं? हाल बाद में आते हैं सर। हरिवंश राय बच्चन ने जो अपनी जीवनी लिखी है 4 भागों में, उस चारों का क्या नाम है? सर नीड़ का निर्माण, फिर सोपान, 10 द्वार से सोपान तक। सर तो अभी फिलहाल थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है। क्या भूलूं क्या याद करूं? एक और क्या है? क्या भूलूं सर क्या क्या याद भूलूं करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं। हाँ, यही तो है। ये तो 3 ही हुई ना। क्या सर भूलूं 10 द्वार के पार, 10 द्वार के पार, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, और सर अंतिम है, अंतिम फिर निकल गया। चलो याद कर लेना। ओके ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ये आप इस पे आ जाइए कि द्विवेदी युगीन काव्य की क्या विशेषताएं रही है? सर राष्ट्रीय प्रेम उनकी कहानी का मुख्य बिंदु रहा। द्विवेदी युगी खास कवि कौन कौन है? सर मैथिली शरण गुप्त है। रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविताएं लिखी है क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी का कविताओं का कोई संकलन नहीं सामने आ रहा है। पत्रकारिता है सर उनकी। हाँ, तो वे कवि की बात कर रहे हैं। सर निबंध, सरस्वती पत्रिका है उनकी। अरे आप कहाँ, मैं बात कवियों की कर रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ दूसरी चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हो। चलो, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है?
भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है जी हिंदी सर, साहित्य में? भक्ति काल को स्वर्णयुग इसलिए कहा जाता है कि उस टाइम पर जब क्योंकि देश में अंग्रेजों का शासन हो रखा था, जनता उदास थी, उसे समझ नहीं आ रहा था, तभी भक्ति काल के जो कवियों भक्ति की काल में रचनाएं अंग्रेजों का थी। शासन कहाँ से घुसा दिया आपने? भक्ति काल सर सॉरी, अंग्रेजों का शासन नहीं सर, विदेशी शासन था, मुगलों का शासन था। तो अगर ऐसे आप वहाँ बताओगे इंटरव्यू में तो क्या होगा? थोड़ा सा इसको सर रिवाइज भक्ति कर की लेना। प्रधानता के कारण भक- अच्छा, रीति ग्रंथों से आप क्या समझते हैं? रीति ग्रंथ कौन कौन से हैं, किसने लिखे हैं? सर ये रीति काल को 3 भागों में विभाजित किया है, वो बताना है क्या सर? आज कौन कौन सा है 3 काल है बताइए। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त सर। तो रीति सिद्ध कवि कौन थे, किसको कहा जाता है? बिहारी जी मुख्य है सर इनमें, रीति सिद्ध में सर। रीति सिद्ध में बिहारी हैं, रीतिबद्ध में केशव चिंतामणि और रीति मुक्त में सर आलम बोधा आलम ठाकुर। बोधा ठाकुर हैं। अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास वाला एक बार थोड़ा रिवाइज करना है, आप लोग देख लेना। जी सर। आपका इंटरव्यू में तो बाकी टाइम है ना। कल किसका है? कल सर मेरा मेरा है। है सर। प्रियंका कुमारी का भी, अंबिका का भी है। तो जी, जी, सर। आप दोनों देहरादून से बोल रहे हो? जी सर। एक ही होटल में तो नहीं रुके हुए हो? शायद सर। आप कौन सी होटल में रुके हो? सर अंबिका? पैराडाइज है यहाँ पे, स्कूल के जस्ट बगल में ही है सर, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अच्छा, प्रियंका जी आप? कौन सा नाम है अंकित होटल का? नाम क्या होटल में भूल गई। चलो जो भी है, तो फिर वहाँ स्कूल जाके तो मिल ही जाओगे। मिथिलेश जी, मैडम सर। आपका कब है? सर मेरा 25 में है। अच्छा 25 में है, ठीक है। मतलब आप कल रवाना होंगे ना? प्रियंका मैम आप स्कूल के पास वाले होटल में ही हो? जी जी जी। फिर आप यहीं पे हो। मुझे लग रहा है रूम देख के। अच्छा। चलो ठीक है, पूछ लेना रिसेप्शन पे जाके एक दूसरे हाँ। कि कौन कहाँ है। ओके ठीक है। उस टाइम पे जब मैं आई थी तब तो कोई नहीं आया था, एक थे, कोई बता रहे थे कि वो बता अच्छा, रहे ये थे कि- जी बताओ, मैं ही आई थी देहरादून सबसे में, पहले। अरे सुनो, ये बताओ कि देहरादून में ये जो आप जहाँ रुके हुए हो, ये रेंट जी। क्या है? हाई फाई है कि सिंपल है? सर यहाँ तो हमारा 1800 लिया। अच्छा, ऐसे ही सब 1500। एयर कंडीशन है ना? जी जी सर। सर। हाँ, तो ज़्यादा नहीं है। मतलब देहरादून घूमने फिरने की इच्छा हो तो जा सकते हैं। जी सर। जी सर। आप तो एंजॉय तो करके आइए वहाँ पे, इंटरव्यू अपनी जगह। इस समय तो हरिद्वार के लिए तो बहुत भीड़ थी, पूरी ट्रेन ही भरी थी। अच्छा, ये बताओ हरिद्वार से खाली हो गई। मौसम कैसा है अभी वहाँ पे देहरादून में? गर्मी है सर। सर गर्मी जैसे यूपी का मौसम है वैसा ही है। अच्छा, ऐसा वो नहीं है जो बड़ा ठंडा सा लगते हैं कि ये? नहीं नहीं सर। नहीं सर, वैसा नहीं है। चलो वही बात, घूमने लायक तो कोई ऐसी वो कुछ जगह है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और क्या ज़्यादा नहीं भी, वो वीर गाथा काल वगैरह है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। विशेष रूप से सर जो विशेषताएं रही हैं काल में, उनके बारे सामान्य में विशेषताएं, जो मूल विशेषताएं, जिन विचारधाराओं का प्रभाव है, उसको आप ध्यान में रखिए और बताइए। और इसके अलावा तो सब चीज़ें घुली मिली हुई रहती है। नई कविता कहानी, कुछ कहानी का आपको भी पूछा जा सकता है कि बताइए आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी। प्रेमचंद की कहानियों में अक्सर पूछ लिया जाता है, वो जो उसका वो माधव और घिसू वाली कहानी है ना, कफन, कफन सर। उसको थोड़ा देख लेना। एक पूस की रात कहानी है, जब्बर कुत्ता उसकी जो है रात एक उसकी। मंत्र है। हाँ, ये ऐसे तो बहुत सारी है। और बड़े घर की बेटी है, भाई साहब है, और उनकी और भी बहुत ईदगाह सारी है। उनकी जी जो सर। खास फेमस है उसमें ईदगाह है ना। और इनके अलावा इसी टाइप का कोई कहानीकार हुआ जिसने दो बैलों की वो कथा। हार की जीत लिखी है, वो एक बढ़िया कहानीकार है, नाम ध्यान में जीवन सुदर्शन जी की है सर। सुदर्शन वाला, वो भी अच्छे कहानीकार है। आपकी ये जो इस सिलेबस में नहीं थे, इनके बारे में थोड़ा देखिए। और विधाओं के नाम आपको मालूम होना चाहिए कि गद्य की विधाएं कौन कौन सी है। प्रियंका जी आप
मिथिलेश मैडम, आप बताइए गद्य की विधाएं कौन कौन सी है? मिथिलेश मैडम, यस सर। गद्य की। सर उपन्यास गद्य की सर, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण। अच्छा अच्छा, हाँ चलो सर, ठीक फिलहाल तो यही याद आ है रहा है। भाई, हम ख़त्म कर रहे हैं यहीं पे। अंबिका जी, ये भी सब इनके दो जी सबके हस्बैंड वगैरह हो सर गए, बोले सर बहुत हो मैंने गया। सर मैं डेमो के लिए एक प्रश्न पूछ रही थी। हाँ, जल्दी पूछो, आपको सुबह टाइम पे उठना भी है। जी हाँ, सर। सर डेमो मैंने उसमें क्लास 10th का लिया है, लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला। टीजीटी के लिए ठीक है वो? अगर आपने लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला लिया, कहाँ से शुरुआत करोगे उसकी? सर शुरुआत में तो पहले बच्चों से पूछ लेना है कि अरे नहीं, लाइन बताओ शुरू की, क्या लिखा है? नाथ संबोधन भंजनियारा से। हाँ, हो कोई एक दास तुम्हारा। जी सर, ठीक है ना? सुनाऊं क्या मैं? नहीं नहीं यार आप ये बताइए, सुनाने से पहले आपको वहाँ पे इसकी भूमिका बांधना है, बच्चों से पूछना जी है सर। कि बेटा ये बताओ, जो हमारे यहाँ कुछ धार्मिक त्योहार है उनमें से कौन कौन से भारत में मनाए जाते हैं? जी एक सर। त्योहार निकल के आएगा, दशहरा। लेकिन शायद इतना टाइम ना मिले तो एक क्वेश्चन से ही नहीं तो बच्चों राम को। विवाह पे आ जाओ सीधा, कि हमारे देश में ये जो रामायण है, रामचरित मानस है, ये जो रामायण बस है। सर इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, कहीं बोल दें कि आप 5 मिनट में अपना डेमो दीजिए, तो इतना बड़ा टॉपिक मैं 5 मिनट में कैसे कवर कर पाऊंगी? नहीं, ऐसा 5 मिनट में डेमो दीजिए तो इतना बड़ा टॉपिक पूरा थोड़ी, आपको 4 लाइन ही तो कवर करना है ना? तो सर बच्चों से बच्चों प्रश्न से पूछा। पूछना है, बेटा भगवान राम के बारे में भारत में कोई ऐसा है जो नहीं जानता है? आप में से कोई ऐसा है जो राम के बारे में नहीं जानता है? सब जानते हैं, अरे वाह, अच्छा ये बताओ, राम का विवाह किसके साथ हुआ था? अच्छा अच्छा, सीता के साथ हुआ था, जानकी के साथ हुआ था, ये दोनों एक ही के नाम है। चलो अब ये बताओ कि जो सीता है उनका विवाह कैसे हुआ था, कैसे उन्होंने पसंद किया था? तब कोई ना कोई बचा बोलेगा, अच्छा धनुष यज्ञ हुआ था, धनुष को तोड़ा था। और जब धनुष को तोड़ा गया तो उस समय क्या कोई नाराज़ भी हुआ था धनुष को तोड़ने से? तो फिर आपको बताना है कि वो जो धनुष था वो भगवान शिव का धनुष था, और उसको जो तोड़ने से जो क्या नाम उनका, गुरु जी का परशुराम। परशुराम जी तो जी बोले सर। परशुराम जी का, उसकी ध्वनि इतनी हुई कि वो जो कि उनकी तपस्या उनकी तपस्या भंग भंग हो हो गई गई। और वो और क्रोधित होकर। और किसी ने कहा था कि इस धनुष की जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, तो प्रत्यंचा चढ़ाने की जो हिम्मत रखता है वो समझ लेना कि मेरा अवतार हो गया है भगवान का। तो उनको लगा कि ये जिसने प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, जिसने तोड़ ही दिया तो वो तो उससे भी बड़ा आदमी है, यानी डेफिनेटली ये कोई ना कोई, ये तो मुझे परीक्षा लेने के लिए, वो राम की जिसने भी धनुष तोड़ा उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। और जब आए तो जो स्वयंवर था धनुष यज्ञ का, वहाँ पे वो नाराज़ हुए और उन्होंने इस तरह से बोलना शुरू किया। लेकिन राम बहुत विनम्र थे, लक्ष्मण बहुत तेज स्वभाव के थे, और एक विनम्र थे और एक बहुत तेज स्वभाव के थे, फिर भी दोनों में बहुत आत्मीयता थी, प्रेमता थी। देखो इस प्रसंग से ये भी पता चलता है कि कोई छोटा भाई कितना भी गुस्से वाला और बड़ा भाई कितना भी उदार हो, फिर भी दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं और एक दूसरे की प्रतिष्ठा का कितना ख्याल रखते हैं, वो हमको इस प्रसंग से पता चलता है ना? आपको मतलब बड़े भाई का साथ देना है तो कैसा छोटा भाई होना चाहिए, और पूरे विद्वानों के बीच में कितना भी क्रोधी व्यक्ति हो उसके अपने अनुसार उसको उसके मना। सामने विनम्र कैसे हाँ बने रहना है, वो भी राम जी से अपनी सीखना है। विनम्रता से उसको झुका लेना, ये जो है इसमें बताया गया है। जो आज आज इंसान की ज़िंदगी में गुस्सा बहुत है, विनम्रता नहीं है ना? जी सर। तो ये जो प्रसंग है रामायण का बेटा, ये हमें बहुत इस तरह से मॉरली मोटिवेट करता है और हर इंसान को उसकी ज़िंदगी में क्रोध पर कंट्रोल करने और विनम्र बनने की शिक्षा देता है। आइए अपन इस प्रसंग को पढ़ते हैं, और इसमें ये कठिन शब्द है, इसका मैं अर्थ बता रही हूँ। ये जब ये पंक्ति आएगी तो आप इसका अर्थ समझ पाएंगे, ठीक है ना? जी सर। फिर बताना है कि ये आप देखो, पढ़ो, ये 4 लाइन आपको समझ में आ रही है क्या, नहीं आ रही है? ये कौन सी भाषा में लिखी है बताओ। नहीं बताएंगे तो मैं बता दूँ, ये बेटा अवधी भाषा में लिखी हुई है, और अवधी भाषा के अर्थ सब नहीं जानते। कुछ शब्दों के जो अर्थ आपको नहीं मालूम है वो मैं बता रही हूँ, फिर इसको पढ़ाना सर शुरू करना। छंद का भी उल्लेख कर देंगे, चौपाई छंद है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं, इतना
अगर टाइम मिला तो। हाँ, वो बाद में करने का चाहो तो कर देना पहले, लेकिन आपको कराना है ज़्यादा टाइम ना, फिर आप तो 4 लाइन समझा दो, उसके बाद फिर उस चौपाई पे आ जाओ, समझाना जी है, सर। ठीक है ना। जी तो सर। इस तरीके से उसको समझा दीजिए अच्छे से, ठीक है। जी, तो मैंने सोच रखा था अगर टाइम ज्यादा मिला तो ये करूंगी, नहीं तो संज्ञा तैयार कर ली थी, अगर टाइम 5 मिनट का मिला तो मैं संज्ञा पढ़ा दूंगी। सर क्या वो टॉपिक कैसे देंगे छांटने के लिए, कि मतलब अपने आप जो तैयार करके आओ पढ़ाओ? दोनों ही बातें हैं, ये पैनल के ऊपर है, कौन से पैनल में कौन सा आदमी का क्या मूड होता है। वो जी आपसे सर। परिचय पूछ भी ले, परिचय नहीं भी पूछे, वो डायरेक्ट आपसे पढ़ाने की बात करे। लेकिन एनसीईआरटी किताबों के ऊपर ये जो है ना, देखो, वर्तनी सुधारना, बच्चों का मतलब राइटिंग स्किल को बढ़ाना, आजकल के बच्चों में हिंदी भाषा में मतलब क्यों अच्छे मार्क्स जो है आ जाते हैं, लेकिन उनमें क्वालिटी नहीं होती है। तो मौलिक अभिव्यक्ति का विकास, इन पे भी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो आप लोग बिना किसी तनाव के, देखो, ये आप कितना भी पढ़ लो हिंदी को, कितने भी मॉक इंटरव्यू दे लो, लेकिन भाषा और जी साहित्य इतना विस्तृत है कि इसमें जितना डूबोगे उतना ही डूबते जाओगे। इसलिए इस बात की चिंता मत करो कि वो क्या पूछेंगे, वो जो भी पूछेंगे 10 में से 8 के आंसर तो अच्छे से देंगे, 7 के अच्छे आंसर तो अच्छे से देंगे। ये सोच करके चलिए, एकदम नॉर्मल जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आप अपने हस्बैंड से बात कर रहे हो, जैसे अपने परिवार के लोगों से बात जी करते हो, सर। वैसे ही उनको समझना कि उनसे ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं है। ठीक है ना। जी सर, हमें तो यही सोचना है कि ना सर बैठे हैं सामने हमारे से मौक ले रहे हैं, बस यही सोचना है। हाँ। सर मैंने डेमो जो लिया है वो आपसे एक बार बात हुई थी, आपने बताया था रस खान के सेवैये के बारे में। तो सर उसकी इस जो प्रस्तावना प्रश्न है वो मैं ऐसे बुक से ले सकती हूँ, जैसे कि बच्चों आप लोगों के बुक में हम रचनाओं को किस तरह से हमने विभाजित किया है, कैसे हम पढ़ते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि गद्य में और पद में। फिर बात कर सकते हैं कि बच्चे पद में कौन कौन सी रचनाएं हमने कुछ ज़्यादा पढ़ी हैं लंबा आज चौड़ा तक। मत बेटा, देखो बहुत सारे कवि है, उनमें से कुछ मुस्लिम कवि है जिन्होंने भगवान कृष्ण पर कविताएं लिखी। बताओ, ऐसे इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम कवि या सूफ़ी कवियों के नाम आपको मालूम है? तो कुछ कुछ के बताएंगे, रहीम वहीम का बता दिया। तो रहीम बताएंगे, रस खान हाँ, बताएंगे। जी बता सर। दे, नहीं तो बोले आपने रस खान का नाम सुना है, नहीं सुना है। चलो, रस खान का नाम ये था, ओरिजिनल नाम ये था। आइए मैं आप इनकी ऐसी रचना बताती हूँ कि जिसको सुन कर के आपको लगेगा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी समाज जाति धर्म का मानने वाला हो, लेकिन भाषा का जो जानकार और भाषा पर आस्था रखने वाला हो, कितना बढ़िया लिखता है। देखो, कृष्ण के प्रति उनकी जो अनन्य आस्था है वो इसमें प्रकट हुई है। जिस तरह से सर इसमें व्यवहारिक ज्ञान से बच्चों को कैसे जोड़ सकते हैं, मतलब कैसे कुछ मॉरल डेवलप हो सके इसमें बच्चों का, क्योंकि ये तो भक्ति रूप में दिया गया है सर। नहीं, भक्ति रूप इसमें क्यों दिया गया है, क्योंकि जिस हर व्यक्ति जिसको अपना आदर्श मानता है, जिसको मानता है कि ये पूरी इंसानियत के लिए, समाज के भले के लिए काम करने वाला है, तो हर व्यक्ति उसका सानिध्य चाहता है, हर व्यक्ति उसका साथ चाहता है, जो श्रेष्ठ होता है। तो भगवान कृष्ण उस युग के ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे जिन्होंने न्याय के लिए काम किया, सभी मतलब गरीबों का या क्या कहना चाहिए कि अत्याचारियों से बचाया, और उन्होंने सबका उद्धार किया, उन्होंने न्याय की स्थापना की। इसलिए उनके पूरे जीवन को देख करके कि उन्होंने अपने जीवन में केवल धर्म के लिए काम भी किया, अपमानित भी हुए, तो रसखान ने उनको अपना आदर्श मान लिया कि इनसे श्रेष्ठ नहीं है। तो वो चाहते थे कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में मुझे अगला भी जन्म मिले, तो मैं भगवान कृष्ण के प्रति वो अपनी उनका जुड़ाव बना रहे, है ना। इसलिए वो उनके प्रति अनन्य आस्था प्रकट करते हुए ये करना चाहते हैं। तो सारी बातें हैं, ठीक है। काफ़ी समय हो गया भैया, फिर कभी और समय। अब आप कल अच्छे से साक्षात्कार दीजिए। जी सर। साक्षात्कार देने के बाद बिना तनाव के साक्षात्कार कैसा रहा उसके बारे में बता देना फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे। और जब आपको समय मिले तो एक ऐसे ही मॉक इंटरव्यू दे के अपना एक्सपीरियंस सुना देना, ताकि अगला कोई हो तो उसको भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए। 25 से पहले सर। हाँ हाँ। सर 25 से पहले ही दे देना, ठीक है, ठीक मेरी है, हेल्प ठीक हो है। जाएगी हाँ और हाँ, मेरे जैसों की हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल आपके जैसे कि सबकी हेल्प हो जाएगी।
है ना। तो और आप चिंता मत जी करो सर। इसकी, वैसे आप काफ़ी ज्ञान रखती हैं, इसमें हमें विश्वास है। फिर भी सब लोग जो है अपना अपना ज्ञान रखते ही है। मेन चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं वो, कि आपका आपके चेहरे की प्रसन्नता और आपका कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ आप बहुत बढ़िया तरीके से उस चीज़ को समझा देंगे। ठीक है ना। और कोई बात आएगी ध्यान में तो मैं आपको बता दूंगा। आप अच्छे से सुबह 8:30 बजे आपको पहुंचना है। अभी साढ़े जी दस सर। बजे हैं, हर हाल में 11 बजे सोएंगे, तब आप 5 से 6 के बीच उठ पाएंगे और 7 बजे निकल पाएंगे, 7 साढ़े 7 तक। या जी पास सर, में हम तो पास में वॉक करते हुए पहुंच जाएंगे सर। पास में स्कूल में वॉक करते पहुंच जाओगे तो आप साढ़े 7 पौने 8 पे ही निकल जाना। क्योंकि वहाँ पे सुना है कि अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे, हस्बैंड को बाहर ही रहने देते हैं। और जी सर। वाइफ भी बाहर रह जाती है अगर हस्बैंड के साथ गई और इंटरव्यू हस्बैंड का है तो। अंदर केवल जो है प्रतियोगी जो भी परीक्षार्थी है वो जा रहे हैं, उनकी भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी वहाँ पे। उसमें समय होगा, आपकी डॉक्यूमेंट चेकिंग होगी और उसके बाद आपको अलग अलग ग्रुप के 5-5 के लोगों को भेजा जाएगा। ठीक है ना। तो अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं है हमारी तरफ से। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका इस धन्यवाद सर। साक्षात्कार अच्छा जाए। मैं भी ईश्वर से, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ और करूँगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप एक हिंदी शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर के अपने परिवार के लिए एक अच्छा एसेट साबित हो, है ना। जी सर, धन्यवाद क्योंकि सर। जो महिलाएं इस केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका होती है उनके परिवार में बड़ी इज्जत होती है, हमने देखा है। बिल्कुल जी सर। ठीक है सर। ना। जी सर। और सर जैसे मैंने संविदा शिक्षक के रूप में 6 महीने पढ़ाया है केंद्र विद्यालय में, हम्म, तो उसका अनुभव तो वहाँ बायोडेटा में कहीं मेंशन करने का नहीं है। कोई तो ज़रूरत क्या नहीं, मैं उसको वो सुटेबिलिटी? आप बता देना सुटेबिलिटी में और आपका अनुभव में उसको जोड़ देना। ठीक है ना। ओके ओके सर, जहाँ ठीक है जैसा सर, मौका थैंक यू। मिले वहाँ फिट कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं इसको अपनी मीट